हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज आपके आरओ जीएस के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉलिटी का टेस्ट है, जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित। इसके पहले हमने हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और साथ ही विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, ये सारे टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं सब्जेक्ट वाइज। तो आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी का टेस्ट, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाइलिंगुअल है, और आप लोगों को ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा, और इस अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? क्या जोड़ा गया था? तो अखंडता यहाँ पे जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखंडता के साथ दो और शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगर मूल संविधान में प्रस्तावना की बात किया जाएगा तो इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में दिया हुआ है संविधान सभा की समिति, और सूची 2 में दिया गया है समिति के अध्यक्ष। इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। ए का हो जाएगा। दूसरा, प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। नागरिकता पर तदर्थ समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे यस वर्धाचारी जी। और संविधान सभा के कार्यों के समिति जो है, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे JB मावलंकर जी। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा वह हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो? वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री परिषद सहित त्यागपत्र सौंपते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि लोकसभा में वार्षिक केंद्रीय बजट पारित नहीं होता है, तो पारित नहीं हो पाता है, तब जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया कब? तो यह अपनाया गया 24 जनवरी। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1949 में, मई 1949 में। और संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया, तो यह प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1948 को। डी का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा पहला, और बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा तीसरा, और डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 4, 3, 2। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था या थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
पहले यहाँ देख लेते हैं प्रारूप समिति, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे और अंबेडकर जी चूँकि अध्यक्ष थे, उनको लेकर के टोटल 7 लोग थे इसमें। तो यहाँ पे जो 6 मेंबर थे उनको देखते हैं। तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णाचारी, ये 6 लोग जो थे ये इसके सदस्य थे और अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। तो टोटल इसमें 7 लोग थे। यहाँ प्रश्न में चूंकि पूछा गया है कि कौन समिति के सदस्य नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की विशेषता को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक चुनाव में मतदान जो है यह यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? तो यह 27 जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत में संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? किस रूप में समाहित हुए हैं? तो ये समाहित हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के रूप में समाहित हुई हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो ये जो है आर्थिक मामलों का विभाग जो है यह उत्तरदायी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो यहाँ पे 403 विधानसभा से क्षेत्र जो है शेष बचे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति जो है यह बाध्य कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, शब्द और परिभाषित शब्द किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित किया गया है? भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि जो है यह अनुच्छेद 266 में है। धन विधेयक, तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण धारा 112 में है। और भारत की आकस्मिकता निधि जो है यह अनुच्छेद 267 में है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3152। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 3152, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी यहाँ पे विशेषताएं हैं? अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। कौन सा यहाँ पे प्रमुख विशेषता है? तो ये चारों प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये विशेषताएं हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। नेक्स्ट प्रश्न है, हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं। उपरोक्त कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है यह इंदिरा गांधी ने कहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 262 से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता है? कौन यहाँ पे आपातकाल का आधार नहीं माना जाता? तो आंतरिक गड़बड़ी जो है यह आधार नहीं माना जाता। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया गया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था तथा 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया। यानी कि आंतरिक गड़बड़ी की जगह आप सशस्त्र विद्रोह जो है
सशस्त्र विद्रोह को आपातकाल का आधार माना जाएगा, आंतरिक गड़बड़ी को नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता, तो आंतरिक गड़बड़ी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो यह सृजित किया गया 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1976 में की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन कैसे होता है? तो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन है, इस पर तारे का चिन्ह होता है। दूसरा कथन है, इनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तीसरा कथन है, इस तरह के प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी के दो कथन जो है पहला और दूसरा सही नहीं है। इसका जो है मौखिक उत्तर नहीं दिया जाएगा अतारांकित प्रश्न का, और इस पर तारे होते हैं ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। तो यहाँ पे बस तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो नित्यानंद स्वामी जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं? भारतीय संघीय प्रणाली की कौन सी विशेषताएं हैं? इनमें से विशेषता देखते हैं पहले। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चूज करना है। तो यहाँ पे जो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन कौन सी है? तो यहाँ शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान, ये जो है यह भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए। उस समय लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, परंतु आर्थिक के नहीं। अब यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो है दोनों कथन बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथों में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। दूसरा कथन है, वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन है, निवारक नजरबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। निवारक नजरबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है ये किस लिए असत्य हो जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? तो इसमें है
सॉरी, यहाँ पे पहला सही है क्योंकि इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत है, तो देखते हैं कैसे गलत है दूसरा और तीसरा। वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया है कि नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 माह के लिए हो सकती है। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 6 माह के लिए नहीं, अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा कथन है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचनों के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा कथन है, यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा कथन सही है, यानी कि यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। अब देखते हैं पहला और दूसरा कथन क्यों सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है, इसलिए ये पहला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कथन दिया हुआ है कि यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसके अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो है उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो सदन का सदस्य हो, ना कि सदस्य ना होने पर उसे नहीं चुना जाएगा। तो यह यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? कौन से कर्तव्य का पालन के द्वारा नहीं किया जाता? तो यह जो है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा रहे। ये यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? पहला कथन है भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा कथन है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडलों में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा कथन है भारत सरकार तथा किसी राज्य क्षेत्र किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद। और चौथा कथन है 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पहला और चौथा सिर्फ सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? तो यह जो प्रयोग होता है यह होता है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, यहाँ पे नीचे कथन दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं कथन। भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। दूसरा है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। तीसरा कथन है विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायक आवश्यक है। चौथा कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अब कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरा और चौथा जो है भारतीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधायन जो है नहीं किया जा सकता दूसरे और चौथे के द्वारा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, प्रशीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन है प्रशीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है?
तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रशीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सही है। और दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। दूसरा कथन है, इसका गठन 1985 में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन हुआ है वह राष्ट्रपति के आदेश से नहीं हुआ है, तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला कथन है, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा कथन है, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा कथन है, राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। और चौथा कथन है, धन विधेयक पर। अब उपयुक्त में से कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है कि संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो इन चारों पे आवश्यक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है? पहला कथन है, कर से हुई प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण। दूसरा कथन है, भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन है, इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 12 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष है। यहाँ जो 12 वर्ष दिया है ये 12 वर्ष नहीं है, 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नियोजित यानी कि नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे पहला इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय की एक संकल्प के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है, इसके निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला यहाँ पे गलत है। इसकी स्थापना जो है यह संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यताएं होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती हैं। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा कथन है, राज्यपाल को अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सही क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है।
तो संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। तो छठी में नहीं है, ये 5वीं में, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा है कि राज्यपाल को अपने राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, ये गलत है। राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं? तो यहाँ पे GV.K. राव समिति संबंधित है, थुंगन समिति संबंधित है और गाडगिल समिति भी संबंधित है। ये तीनों समितियां जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का सभापति निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है? किसका जो है, जो संसदीय समिति का सभापति जो होता है वह निरपवाद रूप से सत्ता दल का ही सदस्य होता है। तो यह जो समिति है यह है प्राक्कलन समिति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में मूलतः जो है 25 सदस्य होते हैं और 1956 में इनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। और ये जो 300 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। दूसरा कथन है, इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोई भी इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षण कराने की युक्ति है। दूसरा कथन है, इसमें सरकार की निंदा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? कौन सा सही है यहाँ पे? तो सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसमें सरकार की कोई निंदा नहीं होती, तो दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली शक्ति क्या है? तो पहली शक्ति है, संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है। दूसरा कथन है, विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेकाधिकार है। तीसरी शक्ति है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 अफसपा के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन शस्त्र में ना हो। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के फैसले पर न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब पूछा गया कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही है, यहाँ पे दूसरा गलत है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। कौन इनमें से अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है? तो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये तीनों जो हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपता, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हुए वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान होता है, जो सीनेट अमेरिकी विधानमंडल के उच्च सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए यह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन भी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। दूसरा कथन है, अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनको संविधान के 44वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा कथन है, इनको लागू करने के संबंध में संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। तीसरा कथन है, मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि ये जो 44वां संविधान संशोधन 1976 दिया है, 1976 नहीं है, ये 78 है, 78 होगा यहाँ। और इनको जो जोड़ा गया है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। इनको लागू करने के लिए संविधान में विभिन्न प्रावधान है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं, इनको लागू नहीं कराया जा सकता। इसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, इसका हनन होगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है, सिर्फ तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। दूसरा कथन है, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, धर्मनिरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, तो इसलिए पहला गलत है, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित वित्तीय आपात वापस लिए जाने तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है। दूसरा कथन है, वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे पहला कथन सही है। और दूसरा गलत क्यों है? कि वित्तीय आपातकाल न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। वित्तीय आपात का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यह किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। दूसरा कथन है, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी या फिर वह सहमति को अपने पास संरक्षित रख सकता है, किंतु वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकता। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इस परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसद के अधिनियम भारत के सभी भागों में समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा कथन है, संसद बाह्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तीसरा कथन है, अंडमान एवं निकोबार के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी विनियमन का प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समरूप ही होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन स्थितियों में किसी संसद सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहला कथन है, यदि वह स्वैच्छिक रूप से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन में निर्वाचित हुआ है। दूसरा कथन है, यदि वह नियत समय के अंदर अपने चुनावी व्यय का ब्यौरा देने में विफल रहता है। तीसरा कथन है, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। चौथा कथन है कि यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मत देता है या मतदान में भाग नहीं लेता है तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो किस कंडीशन में वह योग्य नहीं होगा? तो पहले एवं चौथे कंडीशन में वह योग्य नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो प्रश्न है, यानी कि आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।